आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं अजय कुमार। वैसे तो विकास की बात की जाए तो लगता है कि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा तबका है जो आज भी विकास से पूरी तरीके से वंचित है। लेकिन जैसे ही विकास की इस परिभाषा को जरा आगे बढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि अल्पसंख्यकों में खास करके मुस्लिम समुदाय बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। इसे लेकर कई बार रिपोर्टें तैयार की जा चुकी हैं, सरकारें तमाम स्कीम्स लागू कर चुकी हैं। लेकिन क्या वाकई में मुस्लिम समाज सिर्फ इसलिए पिछड़ा है क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को वह आजादी नहीं दी जाती जिसके जरिए वो आगे बढ़ सकें, अपने आप को आगे समाज में रख सकें और समाज में एक सकारात्मक योगदान उनका हो सके? क्या वाकई में मुस्लिम समाज इसलिए पिछड़ रहा है क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है? आइए पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर चर्चा करते हैं। जिस तरीके से बयान जारी किए जा रहे हैं, क्या वाकई में मुस्लिम महिलाएं पिछड़ेपन की सबसे बड़ी निशानी है? तब्दीली देखेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जमीरुद्दीन शाह के एक बयान से विवादों का बवंडर खड़ा हो गया है। मुस्लिम महिलाओं की हालत पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि मैं सऊदी अरब में रहा, तुर्की और ईरान को छोड़कर सभी मुस्लिम देशों में महिलाओं को बंधन में रखा गया है। उनके पिछड़ेपन का यही कारण है। आधी आबादी को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया गया। महिलाओं को दासों की तरह रखा गया है। वे घरों से बाहर नहीं निकल सकती। मुस्लिम किसी और को दोष न दें। आपने महिलाओं को गुलाम समझा और इसका नतीजा ये रहा कि आप गुलाम बन गए। वैसे मुस्लिम महिलाओं के हक में बयान भले ही पहली बार आया हो, लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक ताने बाने पर सवाल उठा हो। शाहबानो इसका जीता जागता उदाहरण है। 5 बच्चों की मां शाहबानो को उनके पति ने उनकी मर्जी के खिलाफ तलाक दे दिया था, जिसकी वजह से शाहबानो को गुजारा भत्ता लेने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कोर्ट के दखल के बाद शाहबानो को तो उनका हक मिल गया, लेकिन मुस्लिम समाज में आज भी ऐसी महिलाओं की कमी नहीं है जिन्हें घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। मुस्लिम महिलाओं के बीच हुए एक सर्वे के मुताबिक तलाक की परंपरा को बदलने की मांग हो रही है। 92% महिलाओं ने माना है कि तलाक देने का तरीका एक तरफा है। इन महिलाओं का मानना है कि तलाक के दौरान कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। इस सर्वे में 55.3% मुस्लिम महिलाओं ने कबूल किया कि उनकी शादी 18 साल से कम उम्र में हो गई और शादी के बाद उन्हें घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ा। टीम न्यूज नेशन। क्या वाकई में मुस्लिम समाज में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि महिलाओं को उनका उचित स्थान नहीं दिया जा रहा, उनके अधिकार को नहीं सम्मान किया जा रहा, या यूं कहें कि उनके योगदान को आंका नहीं जा रहा? आइए चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ साइस्ता अंबर जी हैं जो कि अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की। मौलाना सुफियान निजाम साहब हैं जो कि लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ अंजुम आमिर खान जी हैं, हमारे साथ नरगिस खान जी हैं और शिवा असलम जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप सबों का स्वागत है। साइस्ता अंबर जी, सबसे पहला सवाल मैं आप ही से लेना चाहूंगा। मुस्लिम महिलाओं को लेकर जो टिप्पणी की गई है, क्या आपको लगता है कि आज समाज में स्थिति इतनी खराब इसलिए है पूरे मुस्लिम वर्ग की क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा? क्या आप इस बयान के समर्थन में हैं या आपको लगता है कि यह बयान एक अतिशयोक्ति है? नहीं, मैं इस बयान को मानती हूं कि ये सही बयान है और ये इसी वजह से भी है कि मुसलमान समाज में जिस तरह से हमारे इस्लाम में तालीम को और तरक्की को एक साथ कहा गया था, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। समाज का एक हिस्सा, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो, वो दोनों मिल करके तरक्की करते हैं और दोनों अपनी अपनी सलाहियत और अपनी अपनी क्षमता योग्यता के हिसाब से तरक्की करना चाहिए। अब समाज के एक हिस्से में औरत को अगर आप घर से बाहर ना निकालेंगे और अगर योग्य है तो वो घर की जिम्मेदारी को पूरी करने के बाद वो घर अपने शौहर के हाथ बटा सकती है। समाज में कोई बुराई फैल रही है, उस बुराइयों को खत्म करने के लिए समाजी कल्याण के सोशल वेलफेयर में कोई ना कोई अपनी खिदमत अंजाम दे सकती है। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि तुम घर से बाहर ना निकलो, तुम घर में ही ठीक हो, तो ये मुनासिब नहीं है। अगर पड़ोस में कुछ बुराई हो रही है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो कि अगर पड़ोस की लड़की के साथ बुरा हो रहा है या पड़ोस में किसी तरह की कोई बुराई फैल रही है या कोई हादसा हो गया है, तो फौरन उसके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो उसको ले जा करके थाने में या चौकी में या कहीं ले जा करके उसको न्याय
दिलाने के लिए वो फौरन खड़ी हो जाए, उसके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए। मैं समझती हूँ दूसरे समाज की और हमारी हिंदू बहनें हैं वो फौरन फट से पहुंच जाएंगी थाने में, लेकिन मुस्लिम समाज की औरतें वो झिझक होती है उनके अंदर। इसकी वजह क्या है, आइए इस पर भी जरा चर्चा करते हैं। शाइस्ता जी, इसकी वजह क्या है, इस पर भी चर्चा करते हैं। शिबा जी, ये दिक्कत क्यों है? ये मानसिकता की दिक्कत है या आपको लगता है कि रूढ़िवाद इतना हावी है जो कि मुसलमान परिवारों पर कहीं ज्यादा हावी होता दिखाई देता है? ये जो बयान अभी हम लोगों ने देखा, ये बहुआयामी बयान है, इसके कई आयाम हैं। लेकिन इसमें सबसे पहले मुझे एक बात ये कहनी है कि घर में बैठ करके जो महिला श्रम घर को चलाने में जो श्रम देती है, उस श्रम की इज्जत करना भी बहुत जरूरी है। और पूरे विश्व स्तर से लेकर भारत तक जो पूरा नारीवादी आंदोलन है वो इसको समझता है और इसको श्रम के दायरे में लाने की मांग करता है। एक तो ये बात हुई कि उनको नाकारा और काहिल ना समझा जाए, उस श्रम को भी अहमियत दी जाए और इज्जत दी जाए। लेकिन भारत जैसा राष्ट्र जो एक ही समय में कई समय में जी रहा है, 18वीं सदी में भी जी रहा है, 17वीं में भी जी रहा है, 21वीं में भी जी रहा है, और उसकी जनता का भी यही हाल है कि कुछ महिलाएं 21वीं सदी में जी रही हैं और कुछ 17वीं सदी में जी रही हैं। इस देश के 10वीं क्लास का सिलेबस बच्चों को ये पढ़ाता है कि कामकाजी महिलाएं एक सामाजिक समस्या है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की 10वीं की किताबों को अभी हमने देखा कि हमारे सामने आया कि सरकारी किताबें ये कहती हैं कि वर्किंग वुमेन, हम हैं कहाँ? हम एक राष्ट्र के स्तर पे हमारी कोई नीति क्यों नहीं है भाई? देखिए, राष्ट्र की नीति तो एक अलग मसला है, लेकिन अगर कहा कि महिलाओं के लिए सरकार की, मुस्लिम महिलाओं के लिए सरकार की कोई स्कीम है, वो स्कीम कौन सी है? सरकार की बात छोड़ दीजिए ना, मैं यहाँ पर सामाजिक स्तर की बात कर रही हूँ कि शिवा जी, सामाजिक स्तर की बात करे जाए तो क्या सामाजिक स्तर पर आप मानती हैं कि मुस्लिम महिलाएं आज उसी स्तर पर हैं जो कि बाकी दूसरे धर्म की महिलाएं हैं? नहीं, वो पीछे हैं। और वाइस चांसलर मुद्दा ये है ना, साहब के तो अगर पीछे है तो उसकी वजह क्या है? वहाँ पर सम्मान करती हूँ और उनसे कहती हूँ कि जरा एक कदम और आगे बढ़िए और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को समझाइए कि महिला के विरोध, मुसलमान महिलाओं का विरोध करना बंद करें। चलिए, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर आपने उठाया। नरगिस जी, यही सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज जब दुनिया में लगातार तरक्की की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, और वहां पर अगर मुस्लिम महिलाएं पिछड़ रही हैं, पीछे रह जाती हैं, तो महिलाएं सिर्फ खुद नहीं पिछड़ती, वो अपने पूरे परिवार को एक तरह से पीछे कर जाती हैं। ऐसे में क्यों ये दिक्कत है? क्या सोच इतनी रूढ़िवादी है? क्या सोच इतनी कट्टर है? जी, ये मैं इसको दोष देना चाहती हूँ मुस्लिम मर्द को जी, क्योंकि मुस्लिम मर्द की एक सोच बनी हुई है, वो हर परिवार की नहीं है। कुछ परिवार अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे परिवार एक जैसे हैं जी, लेकिन फिर भी मैं ये जो इसमें कमी है जी, जो घर का परिवार का एक मर्द होता है वो अगर जो भी चाहता है वो करा सकता है एक औरत से जी, वो बाहर भी जाने दे सकता है, वो सोशल वर्क भी करने दे सकता है, वो कोई सर्विस या जॉब करना चाहती है, अपने घर का खर्चे के लिए कुछ पैसा ज्यादा लाना चाहती है तो वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन आदमी क्या सोचता है कि अगर ये बाहर निकली, इसको आंखें खुलेंगी, 4 लोगों को देखेगी, 4 बातें सुनेगी, मैं जो इसके साथ अत्याचार करता हूँ ये इसको सहना नहीं पड़े, फिर सहना नहीं चाहेगी ये इस बातों को। तो ये इसलिए मर्द जो है वो नहीं चाहते हैं कि औरत पढ़े, बेटी पढ़े, बेटी पढ़ेगी तो हमें दामाद अच्छा ढूंढना पड़ेगा, दामाद अच्छा ढूंढेंगे तो फिर बेटी जो है वो हमें उस स्तर का दामाद नहीं मिलेगा। तो कई चीजें होती हैं, इसलिए हमारे यहाँ माँ बाप से लेकर माँ बाप की भी सोच ऐसी होती है कि माँ बाप ये नहीं चाहते हैं कि बेटी हमारी बाहर जाएगी, पता नहीं किसके साथ क्या गलत इसका व्यवहार हो, क्या इसके साथ कौन गलत तरीके से बात करे, बेपर्दगी होगी, वहाँ जाएगी, किसी के साथ बैठेगी उठेगी। तो मतलब ये हमारे यहाँ एक सोच जो है वो अपने आप पे बहुत ही कुंठित है। वो बचपन से लेकर उस लड़की को ये बताया जाता है कि तुम्हें बस सिर्फ घर में रहना है, और शादी से पहले हर लड़की को ये कहा जाता है कि चूल्हा चक्की जो है ना वो तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है, जिम्मेदारी है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ उठाई। मौलाना साहब, मैं यहाँ इस चर्चा में आपको भी शामिल करना चाहूंगा। आखिरकार ये मानसिकता क्यों है? और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें तो महिलाओं को विशेष अधिकार दिए गए हैं, उन्हें आगे बढ़ाने की बात कही गई है, धर्म की किताबों में इन बातों का जिक्र है, खास करके मोहम्मद साहब इस बारे में काफी पैरोकारी करते रहे। तो फिर आखिरकार ये आज के इस्लाम में इतनी पिछड़ेपन की बात कहां से आती है? गुंजाइश ही नहीं है। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये मैं बता दूं आपको कि इस्लाम से या इस्लाम की किसी भी तालीम से इसका लेना देना नहीं है। मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा
पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जाहिर है कि हिंदुस्तान की बात हो रही है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर मुसलमानों का फिगर निकाला जाए जी, तालीमी मैदान में और इकोनॉमिकली जो उनका फिगर है वो ये बताता है कि मुसलमान इस मुल्क में पिछड़ा हुआ है। तो जाहिर है कि जो एक नॉर्मली हालत मुसलमानों की ये है कि वो पिछड़ा हुआ है, तो उसमें मर्द भी आते हैं और औरतें भी आती हैं। तो आपने जो फिगर पेश किया कि सिर्फ औरतें मुसलमानों के, मैं क्षमा चाहता हूं मौलाना साहब, आपने शायद इसे बहुत अलग तरीके, नहीं, मैं क्षमा चाहता हूं, आप इसे दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का भी ये कहना है, तो आप बात सुनिए पहले, आप मुद्दा समझिए, क्योंकि आप मुद्दे को अलग दिशा में ले जा रहे हैं। मुद्दा ये है कि अल्पसंख्यक में पिछड़ेपन की बात अगर करें तो मुसलमान काफी पिछड़े हैं, इस पर कई रिपोर्टें आ चुकी हैं, ये एक सच है। मुस्लिम पर्सनल लॉ और उसमें पिछड़ेपन की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि मुसलमान औरतें ज्यादा पिछड़ी हुई हैं जी। तो हम इस पर बात करना चाह रहे हैं, मुद्दा यह है। नहीं, मुसलमान औरतें इसलिए पिछड़ी हुई नहीं है कि इस्लाम या इस्लाम के किसी भी हुक्म का उसमें कोई अमल है। मुसलमानों की अपनी जो एक हालत है इस मुल्क के अंदर, वो इस बात की अलामत है कि मुसलमान तालीमी मैदान में जब पीछे होगा तो जाहिर है कि वो मुसलमानों को नहीं, तो बार बार ये बात कि मुसलमान औरतें पीछे हैं, देश की परिस्थितियों में महिलाएं पिछड़ी हुई हैं, कि क्या इस्लाम या मुसलमानों के अंदर अभी जो रिपोर्ट आई है, मेरी बात कंप्लीट कर लेने दें प्लीज मुझे अपनी बात कंप्लीट हाँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप आज माइनॉरिटी में हैं, इसलिए हमें आपको पूरा मौका देना पड़ेगा। अभी जो रेशियो आया मुसलमानों के अंदर, मुसलमानों के तनासुब का, आबादी का, उसमें मुसलमान औरतों का तनासुब बकिया बनिस्बत दूसरी आबादियों के ज्यादा है। मुसलमान औरतें बनिस्बत दूसरी आबादियों के ज्यादा बढ़ रही हैं। यही बात है कि मुसलमान औरतें पिछड़ी क्यों हैं। मौलाना साहब, मैं क्षमा चाहता हूँ, साहिस्ता जी, यह है कि साहिस्ता जी, आप भी लखनऊ में ही, मुझे लगता है कि आपको यहीं पर पहले अपनी बात सामने रखनी चाहिए। क्या वाकई में मुसलमान औरतों को उनका बुनियादी हक भी मिल रहा है? जी बिल्कुल नहीं। मुसलमानों को जब उनका बुनियादी हक नहीं मिल रहा है तो उसमें मुसलमान मर्द कौन सा दे रहे हैं बुनियादी हक अपनी? साहिस्ता जी, क्या मैं इससे सहमत नहीं हूँ जी, क्योंकि घर में अक्सर होता है जी, बिल्कुल बताइए। घर में अक्सर होता है कि लड़कों को पढ़ने के दे दिया जाता है और लड़कियों को कभी कभी थोड़ा बहुत पढ़ा करके छोड़ देते हैं। अगर अच्छे घर के लोग हैं, उनकी फाइनेंशियली पोजीशन अच्छी है, तो वो अपनी लड़कियों को और लड़कों को बराबर स्कूल भेजते हैं और इस तरह से वो बच्चियों के साथ में जो सुलूक करना चाहिए। मैं अभी और लोगों को मिसाल दूं कि हमारे सिर्फ लखनऊ में आप देखिए कितने मदरसे लड़कों की है संख्या और कितने मदरसे लड़कियों के हैं। अब इसी से अंदाजा हो जाएगा कि लड़कियों के मदरसे कम हैं और लड़कों के मदरसे ज्यादा हैं। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, लड़कियां मुफ्ती क्यों नहीं होती? लड़कियां भी मुफ्ती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में औरतें भी मुफ्ती थी। बिल्कुल। अंजुम जी, आखिरकार ये दिक्कत कहाँ है? ये दिक्कत क्या सिर्फ पुरुषों की मानसिकता में है या परिवार के पूरे ढांचे में? मुझे लगता है कि पुरुषों की मानसिकता के हिसाब से ही परिवार भी आजकल ढला हुआ है। शुरू से यही चला आ रहा है, उसी मानसिकता में पूरे परिवार को ढाल दिया जाता है। बच्चा जब पैदा होता है, बच्ची जब पैदा होती है, वहीं से उसको ये समझाया जाता है कि तुम्हें दब के रहना है, तुम्हें ऐसे रहना है। तो ये पूरी मानसिकता में ढला हुआ है। जब लड़कियां बड़ी होती हैं तो उनके अंदर भी वो जद्दोजहद नहीं आ पाती कि उस सिस्टम से बाहर निकलने की कोशिश करें। जो निकल आती हैं हम जैसे लोगों की तरह कि वो आके थोड़ा सा संघर्ष करके आगे बढ़ जाती हैं। अदरवाइज ये पूरे ही सिस्टम में है कि पुरुष मानसिकता पूरे पे हावी है, चाहे वो औरत है और चाहे मर्द है। अभी जो बात कर रहे थे मौलाना की जो है ये ऐसा नहीं है, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि पिछड़े इलाकों की बात तो छोड़ दीजिए, मैं दिल्ली के पुरानी दिल्ली के इलाके की बात करती हूँ। वहाँ पर काफी रिच फैमिलीज भी हैं, मीडियम क्लास भी हैं, लड़कियों को पढ़ने भेजते भी हैं, तो वो वहां तक पढ़ती हैं, 10th तक पढ़ पाई, जबकि लड़कों के पढ़ने का परसेंटेज 10th क्रॉस करना उनके लिए मुश्किल होता है। लेकिन लड़कियां पढ़ लेती हैं और ड्रॉप आउट इतना ज्यादा है, और अगर पढ़ती भी हैं तो उनको तब तक पढ़ाया जाता है जब तक कि उनकी शादी करके विदा न कर दिया जाए। खालिदा जी, यहाँ मैं ये जानना चाहता हूँ, ये शादी करने की जल्दी क्यों होती है? खास करके मतलब अगर हम मुस्लिम महिलाओं की बात करें तो ऐसा लगता है कि 18 की हुई नहीं कि बहुत बड़ी बोझ हो जाती हैं। क्या वाकई में ये स्थिति है आज भी इस आधुनिक हिंदुस्तान में? देखिए, दो बातें कहूंगी। एक तो बात यह है कि हिंदुस्तान से खास करके मैं मुसलमान
तबके की बात करूंगी, मेरी अपनी कौम की बात करूंगी। पहली चीज तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि दुनिया का अगर सबसे स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट मूवमेंट कोई रहा है तो वो इस्लाम रहा है। हमारे मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा औरत का पैरोकार अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन मैं बहुत अफसोस के साथ कहूंगी कि आज के हमारे मुसलमान भाई और मुसलमान कौम से ज्यादा औरत को दबाने वाली कोई कौम भी नहीं है। ये मैं मुसलमान होने के बाद ये बात बहुत खुलकर कहूंगी। लड़कियों के जहां तक पढ़ाई की बात है, कुरान शरीफ में लिखा है अल्लमल इंसानो मालम यालम। मैंने अपने दादा मियां मरहूम से पूछा था, दादा मियां पहले ये बताइए मैं इंसान हूं कि नहीं, औरत इंसान होती है कि नहीं? उन्होंने कहा बेशक इंसान होती है। तो हमने कहा फिर कुरान में लिखा है अल्लमल इंसानो मालम यालम, इल्म हासिल करना हर इंसान का फर्ज है, तो मुझे भी इल्म हासिल करने दीजिए। और उन्होंने मुझे छूट दी। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी समझना होगा कि क्या हम इस्लामिक माशरे में, जो इस्लामिक समाज है, उसमें औरत को इंसान का दर्जा देने के लिए तैयार है? मौलाना साहब से इस सवाल का जवाब लेते हैं। मौलाना साहब, ये सवाल मैं नहीं उठा रहा, बल्कि वो लोग उठा रहे हैं जो आज इस प्रताड़ना को झेल रहे हैं। नहीं, देखिए, पहले तो अब मैं इस कंफ्यूजन को दूर करूंगा कि मैंने कभी ये बात अभी नहीं कही कि मुसलमान औरतें इस मुल्क के अंदर पिछड़ी हुई नहीं। ये हकीकत है कि मुसलमान औरतें इस मुल्क के अंदर पिछड़ी हुई हैं। तालीमी एतबार से इस पर मुसलमान औरतों पर इसका ज्यादा असर पड़ा है। रही बात कुरान और हदीस की और इस्लाम की, तो मैं आपको बता दूं कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो अल्लाह के रसूल की तमाम मुसलमानों की माँ हैं, उम्मुल मोमिनीन है, इस्लाम के अंदर उनकी तनहा बहुत सी रिवायतें हैं जो आपको मिलती हैं। तो इस्लाम में कहीं इसका तस्करा नहीं है। जहां तक रही बात मुसलमानों की, देखिए, मुसलमान सिर्फ इस मुल्क के अंदर, आप यूके जाएं, प्लीज मुझे बात कंप्लीट कर लेने दें, आप यूके में जाएं, दूसरी कंट्रीज में जाइए, यहां तक कि अगर आप साउथ में जाएं, नॉर्थ में जाएं, तो वहां पर आपको बनिस्बत इस लखनऊ या सूबे उत्तर प्रदेश के आपको मुसलमान औरतें भी ज्यादा पढ़ी लिखी मिलेंगी। तो देखिए, इसका सीधा जो सवाल है कि मुसलमानों की जो मानसिकता है, जाहिर है कि मौलाना साहब मुझे लगता है कि जरा यहाँ पर एक थोड़ी सी दिक्कत है। जो दिक्कत ये है कि मानसिकता औरतों को बहुत ज्यादा, औरतों को दबाने की कहीं ज्यादा है। आज मानसिकता ये है और इससे तोड़ने की जरूरत है। और यहाँ पर बात ये हो रही है कि दबाने की नहीं, देखिए ये बात गलत है। औरतों को दबाने की या औरतों को पिछड़ा करने की बात नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो आपके बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है और बाल विवाह के खिलाफ जब कानून बनता है तो हालांकि ये हिंदू मुस्लिम सारे समाज इससे पीड़ित हैं, लेकिन इसका विरोध सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करता है। वो कहता है मुसलमान लड़कियों को हिंदुओं में नहीं होता है, यानी कि बाल विवाह हिंदू नहीं करते। जी नहीं, ये प्रतिबंधित है। मुझे ये जवाब दें, क्या बाल विवाह हिंदू नहीं करते? ये प्रतिबंधित है। मैं यही कह रही हूँ, हिंदू कानून से छूट कौन चाहता है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड छूट चाहता है। आप मुसलमानों को टारगेट ना करें कि सिर्फ मुसलमानों में जो कमियां हैं वो सारी कमियां हैं, सारे समाज में होता है, सारे तबकों में कमियां होती हैं। लेकिन हाँ, जाहिर है कि कुछ जिम्मेदारी हम पर जायद होती है। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बाल विवाह कानून से मुसलमान बच्चियों को बाहर रखने की बात क्यों करता है? मैं बात को बहुत बखूबी समझ रहा हूँ। क्यों करता है? खादिजा जी, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगी जी। देखिए, जो मौलाना समझ रहे हैं कि हम पहली बात तो ये है कि बाल विवाह किसे कहते हैं? ये देखिए, बाल विवाह की अब ये कहेंगे 15 साल का बाल विवाह क्या है, ये आप मुझे समझाइए। यही प्रॉब्लम है। देखिए, ऐसा है, मैं एक बार बताऊं आपको, मौलाना साहब से मैं बहुत अदब के साथ गुजारिश करूंगी, यहाँ हम में से कोई भी औरत, सुनिए, हम में से यहाँ पर कोई भी औरत इस्लाम पर उंगली उठाने के लिए नहीं बैठी, लेकिन हम इस्लामिक माशरे में जो खराबियां हैं इस वक्त हिंदुस्तान में, उस पर उंगली उठाने के लिए बैठे हैं। दूसरी बात, जो हमारे सामाजिक सोच है कि हमने, जब देश ने, जैसे बहन कह रही, बहुत सही कह रही है, देश में एक बाल विवाह विरोधी कानून बना कि छोटी कच्ची उम्र की लड़कियों की शादी ना की जाए। हमने उस पर उठा के ऑब्जेक्शन किया कि नहीं, हमारे हिसाब से बच्ची नाबालिग उम्र अलग होती है। जमाना बदल रहा है, इस्लाम साइंटिफिक रिलीजन है, तो साइंटिफिक सोच के साथ इस्लाम को फॉलो कीजिए। साइंटिफिक सोच के हिसाब से 18 साल से पहले लड़की शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है, 18-20 साल से पहले। मैं तो अब 20 साल से पहले नहीं मानती हूँ। दूसरे मुल्कों में 21 साल तक एज है। मौलाना साहब, एक छोटा जवाब दीजिए। आखिरकार इस तरह की रूढ़िवादी सोच से जब हम बाहर नहीं निकलेंगे तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि महिलाओं के लिए कुछ भी बेहतर होता दिखाई देगा? देखिए,
घर तभी आगे बढ़ सकता है जब घर की महिलाएं विकसित हो और आजाद हो। अगर आप उन्हें बंदिश में रखेंगे तो बच्चे कभी आजाद पैदा नहीं होंगे। और क्या, गुलामों के बच्चे गुलाम ही होते हैं। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। और जहां तक के आपने रूढ़िवादी सोच की बात कही, तो मैं इसका जवाब आपको दे दूं कि जहां पर तालीम की कमी है वहां पर रूढ़िवादी सोच है। जो भी हमारा मुआशरा है, वो जो दीनी एतबार से मुआशरे में इल्म है, मुआशरा कुरान और हदीस को जानता है, मुआशरे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में जो मुआशरा अच्छा, मैं आपसे बहुत मैं आपसे एक प्रैक्टिकल बात पूछता हूं। मेरे पास वक्त कम है, की कमी है, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन यहाँ धर्म पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। मौलाना साहब, देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप सवाल करने के बाद जवाब नहीं सुनते हैं। तो आप जवाब देने में इतना वक्त क्यों लगाते हैं? सीधे मुद्दे पर आइए ना। किस पे सवाल उठा रहे हैं? आपने मुझे क्यों बुलाया है? नहीं, सवाल भाई इसलिए बुलाया है। आपने मुझे क्यों बुलाया भाई? आपको कटघरे में खड़े करने के लिए नहीं बुलाया, इतना यकीन रखिए भाई। हमने इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव मुझे करना है, रिप्रेजेंटेशन करना है, तभी मैं यहाँ बैठा हूँ। आपको मुस्लिम और मुसलमानों की तरफ से अगर कोई जवाब होगा तो इसलिए मैं बैठा हूँ। नहीं, इस्लाम के चलिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है। लेकिन मैं एक बहुत छोटी सी बात जानना चाहता हूँ आपको, और उसका अगर छोटा जवाब दे पाए आप। क्या प्रैक्टिकल और व्यवहारिक सोच आज आपको ये नहीं कहती कि हाँ, हमें कुछ ज्यादा आजादी आज कम से कम अपनी मुस्लिम महिलाओं को देनी चाहिए? हाँ या ना, क्या कहेंगे आप? कुछ ज्यादा। देखिए, इस्लाम ने जितनी आजादी औरतों को दी है, मुझे नहीं लगता है कि किसी और ने दी है। और जितना हमारे मुआशरे ने औरतों को आगे बढ़ाया है, उतना मुझे नहीं लगता है कि किसी और मुआशरे ने औरतों को आगे बढ़ाया। जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए जी। जहां 15 साल या 16 साल की लड़की की शादी करने की आप बात कर रहे हैं, अगर 15-16 साल की लड़की के बच्चे पैदा होते हैं, और होते हैं जब शादी होती है तो बच्चे भी होते हैं, और इस्लाम ने ये कहा है कि अगर दूध पिलाना वो अपनी खुशी से चाहे तो ठीक, वरना तो आप आया रख के दूध पिलवा सकते हैं। ये इस्लाम है। अच्छा, उसके साथ उसको आप इस जमाने के जो लोग हैं उससे दूध भी पिलवाते हैं और घर का काम भी लेते हैं। अब 15 साल की बच्ची क्या क्या करे? वो एक माँ बने या एक हाउस वाइफ बने, क्या क्या काम कर सकती है वो इतनी छोटी उम्र में? नहीं, ये भी तो सोचना चाहिए कि कैरियर तो जो गया तो गया है, लेकिन अब वो बीमार भी रहती है। कोशिश करें, यही एक सवाल है। नहीं तो आपके अंदर जब शरीयत का इल्म नहीं जिम्मेदारी बनती है। शरीयत यहाँ तक कहती है कि अगर कोई औरत घर का काम नहीं करना चाहे तो आप उसका फोर्स नहीं कर सकते हैं। फिर लेकिन घर का काम नहीं करना चाहे तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। रोटी पकाना नहीं चाहे तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। देखिए, कम इल्मी की बुनियाद पर जो मुआशरे में हमारी बुराइयां फैली है, जी बिल्कुल हम आवाज उठाते हैं। हम आवाज उठाते हैं, बिल्कुल उठाते हैं। आज तक नहीं सुना कि लेकिन जरूरी नहीं कि आपको मैं इस आधे घंटे के अंदर अपनी सारी जो मैं एक्टिविटीज कर रहा हूँ उसका मैं खुलासा पेश कर दूं। इस्लाम के महिला पक्ष से छुपाना चाहते हैं। नहीं, ये मुमकिन नहीं है, नहीं चलेगा। मुमकिन नहीं है कि मैं आधे घंटे के अंदर अपनी सारी एक्टिविटीज का आपके सामने बयान कर दूं। थियरी और प्रैक्टिस का फर्क है। मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर हमें काफी लंबी बहस करनी पड़ेगी। मैं क्षमा चाहता हूँ, वक्त की कमी की वजह से हमें चर्चा को यहीं पे खत्म करना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, यकीनन मुझे लगता है कि एक विस्तृत चर्चा की जरूरत इस बात को लेकर है कि एक ऐसा तबका जो बाकी हिंदुस्तान से जरा पिछड़ा है, उसमें पिछड़ेपन में कहीं ज्यादा इंतहा हो रही है महिलाओं की। जाहिर सी बात है, महिलाओं को कहीं आगे बढ़ाने की जरूरत है अल्पसंख्यक समाज में, खास करके मुस्लिम समाज में। और इसके लिए अगर बदलाव की जरूरत है तो उसके लिए हर किसी को हाथ आगे बढ़ाना चाहिए, न कि इस पर विवाद करना चाहिए। बहुत धन्यवाद आप सबों का। हम लोग आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़।